हाँ, ये क्लास 10th का बायोलॉजी है और ये चैप्टर नंबर फर्स्ट है जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस। जैसा कि आप लोग जानते होइएगा कि लाइफ प्रोसेस मतलब होता है जैव प्रक्रिया, यानी जीवों के शरीर में होने वाली जितनी सारी प्रक्रियाएं होती है उन सभी प्रक्रियाओं को जैव प्रक्रिया के नाम से जाना जाता है। और इसी आधार पर इस संसार में पाए जाने वाले जितनी भी वस्तु हैं उन वस्तुओं को दो कैटेगरी में बांटा गया है, जिसे सजीव और निर्जीव कहा गया है। आप पिछली कक्षाओं में ऐसा पढ़ चुके हैं कि इस दुनिया में जितनी भी वस्तु है उन सभी वस्तुओं को उसके कुछ खास विशेष लक्षणों के आधार पर दो वर्गों में विभाजित किया गया है, जिसे सजीव या निर्जीव कहा गया है। अब यहाँ यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि सजीव किसे कहते हैं। यानी सजीव उसे कहा गया है जिसमें कुछ खास विशेष लक्षण होते हैं, और उन लक्षणों के आधार पर सजीव और निर्जीव दो वर्गों में पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीवों को विभाजित या वर्गीकृत किया गया है। सजीव का कुछ प्रमुख लक्षण है, जैसे श्वसन, पोषण, जनन, उत्सर्जन। ये सभी क्रियाएं जो होती है जिसमें होगी उसको हम सजीव कहेंगे, और जिसमें ये क्रियाएं नहीं होती है अर्थात जो सांस नहीं लेता है, जिसमें पोषण की क्रिया नहीं होती है या जिसमें वृद्धि की क्रिया नहीं होती है, जिसमें जनन या उत्सर्जन की प्रक्रिया नहीं संपादित होती है, तो उसे हम कहेंगे निर्जीव। तो इस प्रकार से ये सजीव और निर्जीव दो कैटेगरी में इस पृथ्वी पर पाए जाने वाले वस्तुओं को विभाजित किया गया है। तो ये जैव प्रक्रिया वे सारी प्रक्रियाएं होती है जो सजीवों के शरीर में संपादित होती है। तो कहेगा जीवन का प्रमुख आधार क्या है। तो जीवन का प्रमुख आधार या सजीव सजीव का जो प्रमुख अभिलक्षण होते हैं उन अभिलक्षणों में पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, जनन और आदि प्रक्रियाओं को सम्मिलित किया गया है। ये सारी प्रक्रियाएं जीवन का मूल आधार है। जितने भी सजीव होते हैं सभी सजीवों में श्वसन की क्रिया होती है, पोषण की क्रिया होती है, उत्सर्जन और जनन की क्रिया होती है। और इस सभी के बारे में हम लोगों को डिटेल्स जैव प्रक्रिया के अंतर्गत अध्ययन करना है, और अध्ययन माने इसी अध्याय में हम उसका अध्ययन करेंगे। तो चलिए, ये सब लक्षण जिसमें नहीं होगा उसे हम सजीव मैंने निर्जीव कहेंगे, और ये सभी लक्षण जिसमें होगा उसे हम सजीव कहेंगे। अब इसका सबसे प्रमुख लक्षण जो है वो पोषण पोषण है, जिसे न्यूट्रिशन भी कहा गया है। ये पोषण सजीव का एक महत्वपूर्ण लक्षण माना गया है। अब पोषण क्या है। तो पोषण एक जैव प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत इस पृथ्वी पर पाए जाने वाले जितने भी सजीव हैं वह कुछ खाद्य पदार्थ को ग्रहण करते हैं। शरीर के अंदर उसके पाचन की क्रिया संपादित होती है और पचने के बाद ऊर्जा का निर्माण होता है, और यह ऊर्जा उसके शारीरिक विकास में सहायता प्रदान करती है या विभिन्न जैविक क्रियाओं के संपादन में सहायता प्रदान करती है। तो इस संपूर्ण प्रक्रिया को हम पोषण कहते हैं। तो पोषण एक जटिल प्रक्रिया है जिसके तहत जितने भी जीव जंतु हैं, चाहे वो छोटे पिल्लू क्यों न हो या मनुष्य, कुत्ता, हाथी, बिल्ली इत्यादि क्यों न हो, या पेड़ पौधों को भी सजीव के अंतर्गत ही रखा गया है, उसमें भी पोषण की क्रिया संपादित होती है। इस सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से पोषण वह जटिल प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत सजीव भोजन ग्रहण करता है और शरीर के अंदर उसके पाचन की प्रक्रिया संपादित होती है, जिसके फलस्वरूप ऊर्जा का निर्माण होता है। तो इस प्रक्रिया को हम पोषण कहते हैं। हालांकि पोषण को मोटे तौर पर दो वर्गों में बांटा गया है। एक को कहते हैं स्वपोषी पोषण और एक को कहते हैं विषमपोषी पोषण। तो यह स्वपोषी पोषण क्या है। तो पोषण की वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत कोई सजीव प्राकृतिक पदार्थों से अपने भोजन का निर्माण करता है तो उसको कहेंगे स्वपोषी पोषण। और जब कोई जीव अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर आश्रित होते हैं तो उसे विषमपोषी पोषण कहा गया है। हालांकि विषमपोषी पोषण दो प्रकार के होते हैं। इसमें पहला हो जाता है
परपोषी पोषण और मृतजीवी पोषण। तो परपोषी पोषण मतलब हुआ कि वे जीव जो अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर आश्रित होता है, उसे हम परपोषी पोषण कहते हैं। अपोषण की वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत कोई जीव मृतक जीव जंतु या मृतक पेड़ पौधों के शरीर से अपना भोजन प्राप्त करता है, तो उसे मृतजीवी पोषण कहा गया है। तो इस प्रकार से पोषण मुख्यतः दो प्रकार का हो गया, और इसमें पहला हो गया स्वपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण की प्रक्रिया प्रायः पेड़ पौधों में होती है। जितने भी पेड़ पौधे हैं, हरे पेड़ पौधे जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, वह स्वपोषी पोषण की प्रक्रिया संपादित होती है उसमें, और जिसके फलस्वरूप वह ऊर्जा ग्रहण करता है यानी भोजन ग्रहण करता है, और उसके शरीर में विभिन्न प्रकार की जैविक क्रियाओं की संपादन होती है। तो इस क्रम में देखिए, स्वपोषी पोषण के तहत हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित करती है। और प्रकाश संश्लेषण क्या है, ये तो आप लोग जानते ही होइएगा कि पेड़ पौधे सूरज के प्रकाश की उपस्थिति में जल और खनिज लवण की सहायता से और कार्बोहाइड्रेट उसके अंतर्गत हरित लवक पाए जाते हैं, उसकी सहायता से पेड़ पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं, और भोजन के रूप में वो कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है, और जिसका उपयोग वो विभिन्न कार्यों में करते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम ये प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण वो प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत हरे पेड़ पौधे जमीन से जल और खनिज लवण का अवशोषण करता है, और सूरज के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है, और इसका उपयोग वो भोजन के रूप में करता है, और जिसके फलस्वरूप विभिन्न प्रकार के पदार्थों का निर्माण करता है, और अन्य जीव जंतु उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो इस प्रक्रिया को कहा गया है प्रकाश संश्लेषण। कभी कभी आपको प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को रासायनिक समीकरण के द्वारा दर्शाने के लिए भी कहा जा सकता है। तो ये रासायनिक समीकरण को आप याद कर लीजिएगा, 6CO2 प्लस 6H2O एरो पर्ण हरित या क्लोरोफिल और सूरज का प्रकाश C6H12O6 प्लस 6O2। यहाँ C6H12O6 जो हुआ वही कार्बोहाइड्रेट हुआ, जिसका उपयोग पेड़ पौधे अपने भोजन के रूप में करते हैं। हालांकि प्रकाश संश्लेषण के लिए कुछ कच्ची सामग्रियों की आवश्यकता होती है, जिसकी सहायता से पेड़ पौधे कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करता है। तो ये कच्ची सामग्री के रूप में सूरज का प्रकाश जो सूरज से प्राप्त करता है पेड़ पौधे, जल जो मिट्टी के कणों से ग्रहण करता है, उसी प्रकार से खनिज लवण मिट्टी से प्राप्त करता है। तो जल, खनिज लवण, सूरज का प्रकाश और क्लोरोफिल पौधों में पाई जाती है, पत्तियों में प्राय पाई जाती है, जिसके कारण पत्तियां हरी दिखाई देती है, और इसकी सहायता से पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है, और विभिन्न प्रकार के पदार्थों का निर्माण होता है। आप लोग जानते होइएगा कि अगर पेड़ पौधे नहीं हो तो इस पृथ्वी पर कोई भी जीव जीवित नहीं रह सकता है, क्योंकि ये पेड़ पौधों से ही खाद्य श्रृंखला या आहार श्रृंखला का प्रारंभ होता है। क्योंकि पेड़ पौधा ही प्रकृति का एक ऐसा जीव है जो प्राकृतिक पदार्थों को संश्लेषित करके उससे विभिन्न प्रकार के पदार्थों का निर्माण करता है, और जिसका उपयोग सभी जीव जंतु प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से करते हैं। अगर हम ऐसा कहें कि पेड़ पौधे नहीं हो तो जीवन संभव नहीं है, तो यह गलत नहीं होगा, क्योंकि प्रत्येक जीव, छोटे से छोटे या बड़े से बड़े कोई भी जीव क्यों न हो, वे अपने भोजन के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पेड़ पौधों पर ही आश्रित होता है। यही कारण है कि पेड़ पौधों को उत्पादक भी कहा गया है। इसके संदर्भ में आप लोग बायोलॉजी में पढ़ चुके होइएगा। तो देखिए, ये प्रकाश संश्लेषण क्या है और इसके लिए कौन कौन सी कच्ची सामग्रियों की आवश्यकता होती है, ये आप जान चुके होइएगा। अब देखिए, प्रकाश संश्लेषण का क्या महत्व है, यानी प्रकाश संश्लेषण से क्या लाभ है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो प्रकाश संश्लेषण से सबसे पहला लाभ है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच संतुलन स्थापित करने में यह सहायक होता है। जैसा कि आप लोग जानते होइएगा कि जितने भी जीव जंतु हैं वे श्वसन के रूप में ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, जबकि पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है और ऑक्सीजन छोड़ता है।
तो इस प्रकार से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के बीच संतुलन स्थापित करने का काम पेड़ पौधों के द्वारा किया जाता है। तो यह पहला लाभ यह हुआ कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच संतुलन स्थापित किया जाना। फिर इसका दूसरा लाभ होगा विभिन्न प्रकार के कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करना। उसके बाद विकिरण ऊर्जा को एक अस्थायी ऊर्जा के रूप में परिणत करना, जिसका उपयोग प्रत्येक जीव जंतु अपने भोजन के रूप में करते हैं। कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करना। उसके बाद प्रकाश संश्लेषण के क्रम में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी संपादित होती है। तो अब वाष्पोत्सर्जन क्या है? तो जैसे आप लोग जानते हुएगा, सामान्यतः अगर कोई लोग पानी का उपयोग करते हैं तो जो अवशिष्ट जल होता है उसे बाहर फेंक देते हैं। उसी प्रकार से पेड़ पौधा भी करता है। पेड़ पौधों में ऐसा होता है कि जड़ के माध्यम से पेड़ पौधे जमीन से जल के कणों को अवशोषित करके पत्तियों तक पहुंचाती है और पत्तियों पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है। और जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया वहां होती है, उसके बाद जो वाची जल बच जाता है वह स्टोमेटा की सहायता से पत्तियों से बाहर निकल जाती है। तो ये पत्तियों से या पेड़ पौधों के द्वारा अवशिष्ट जल वाष्प के रूप में जो बाहर निष्कासित किया जाता है, इस प्रक्रिया को हम वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। हालांकि पेड़ पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रियाएं जो होती है या खाना जो बनता है वो पत्तियों पर बनता है, इसीलिए पत्तियों को पौधों का रसोई घर कहा गया है। और रसोई, कभी कभी ऐसा भी पूछा जाता है कि का रसोई घर किसे कहा गया है, तो पत्तियों को, क्योंकि पत्ती की बनावट प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए अनुकूलित होती है। उसमें अनेक सेल्स गार्ड्स होते हैं और उसके साथ साथ स्टोमेटा होता है, जिसे हम हिंदी में रंध्र छिद्र कहते हैं। यह रंध्र छिद्र जो है वह ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान में सहायता प्रदान करती है। जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है, उस समय में पेड़ पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। और जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है, अर्थात रात के समय में जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है, तो उस समय में पेड़ पौधे ऑक्सीजन ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। यही कारण है कि रात के समय में पेड़ पौधों के तले सोना जो है वह हानिकारक माना गया है। या जाड़े के दिनों में अगर हम रात के समय पेड़ पौधे के तले में चले जाएंगे, पेड़ों के तले में, तब वहां गर्मी महसूस होती है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। तो इस प्रकार से यह पत्तियां जो होती है वो पत्तियों की बनावट प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए अनुकूलित होती है और उसमें स्टोमेटा पाया जाता है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाएगा स्टोमेटा या रंध्र छिद्र क्या है। तो स्टोमेटा या रंध्र छिद्र जो है एक प्रकार का छिद्र है जो पत्तियों में पाई जाती है और यह आंतरिक दबाव के कारण खुलती और बंद होती है। जब अंदर में दबाव यानी जलवाष्प का दबाव बढ़ जाता है या गैस का दबाव बढ़ जाता है, तो उस समय स्टोमेटा अपने आप खुल जाती है और फिर जब दबाव कम हो जाता है तो स्टोमेटा जो है बंद हो जाती है। तो इस प्रकार से प्रकाश संश्लेषण की ये स्टोमेटा जो है वह गैसों के आदान प्रदान में सहायता प्रदान करती है और वाष्पीकरण की प्रक्रिया में भी सहायता प्रदान करता है और इसमें क्लोरोफिल भी पाया जाता है। क्लोरोफिल जिसे कि हम पर्णहरित कहते हैं, यह एक महत्वपूर्ण एलिमेंट्स है जो पादप कोशिका में पाई जाती है और यह पौधों को स्वपोषी पोषण की प्रक्रिया संपादित करने में सहायता प्रदान करती है। तो ये क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियां हरी दिखाई देती है। अगर क्लोरोफिल नहीं हो तो पत्ती हरी नहीं दिखाई देगी। इसे हम हिंदी में पर्णहरित कहते हैं। हालांकि पर्णहरित 4 प्रकार का होता है। एक होता है पर्णहरित ए, पर्णहरित बी, जेथोफिल और कैरोटीन। पर्णहरित ए जो होता है वह नीला और हरा रंग का होता है। पर्णहरित बी पीला और हरा रंग का होता है। जेथोफिल पीला पीला रंग का होता है और कैरोटीन नारंगी रंग का होता है। तो इस प्रकार से पौधों के जो पत्तियों की कलर होती है वो और उसका फल फूल का जो कलर होता है उसके निर्माण में पर्णहरित का महत्वपूर्ण योगदान माना गया है। तो इस प्रकार प्रकाश संश्लेषण क्या है और प्रकाश संश्लेषण के क्या महत्व हैं, आप लोग शायद समझ लिए होइएगा। अब देखिए, एक अगला होता है, हम लोग चर्चा कर रहे थे अभी स्वपोषी पोषण। तो स्वपोषी पोषण की क्रिया पेड़ पौधों में होती है
उसी प्रकार से एक होता है विषम पोषी पोषण। विषम पोषी पोषण जैसे कि कुछ ऐसे जीव होते हैं या सजीव हैं जो अपना भोजन जो है वह प्राकृतिक पदार्थों से संश्लेषित नहीं कर सकता है, वह अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर आश्रित होता है। तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं विषम पोषी पोषण। और विषम पोषी पोषण में जितने भी जीव हैं, एक कुछ के जीव जैसे अमीबा है या पैरामीशियम हुआ, हाइड्रा हुआ, ये सभी जीव भोजन ग्रहण करते हैं और उसके शरीर में भोजन का पाचन होता है। लेकिन डिफरेंस इतना ही है कि बड़े बड़े जीवों में भोजन के पाचन के लिए एक पाचन तंत्र पाया जाता है, जबकि सूक्ष्म या छोटे जीवों में कोई पाचन तंत्र नहीं होती है, फिर भी वह अपना भोजन ग्रहण करता है और उसके शरीर में भोजन का पाचन होती है, जिसके फलस्वरूप ऊर्जा का निर्माण होता है। और यह ऊर्जा जो है वो जैविक क्रियाओं के संपादन में सहायता प्रदान करती है। जैसे अमीबा कूटपाद की सहायता से भोजन ग्रहण करता है, उसका शरीर का आकार खाद्य धनी की तरह का हो जाता है, उसमें कुछ पाचन एंजाइम बाहर निष्कासित होते हैं जो उसको पचा देता है और फिर उससे जो आवश्यक एलिमेंट्स हैं या कुछ एलिमेंट होता है वो शरीर के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और अवशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस प्रकार से अमीबा में भी पोषण की क्रिया संपादित होती है। वैसे और अन्य जीव होते हैं, जैसे मच्छर होता है, आप लोग जानते होइएगा कि उसके पास एक पाइप होता है, पाइप की तरह होती है जिसकी सहायता से वह जीवों के मनुष्य के शरीर से ब्लड को खींचता है और उसका उपयोग अपने पोषण के रूप में करता है। ये मकरंद चूरने का काम जो है तितली करता है, जिसके आगे सिंग होते हैं, एक पतली पाइप होती है। तो इस प्रकार से जितने भी जीव हैं वह किसी न किसी प्रक्रिया के द्वारा ये प्राकृतिक पदार्थों से अपना भोजन ग्रहण करता है और वह शरीर में पाचन के उसका पाचन के फलस्वरूप ऊर्जा का निर्माण होता है, जिसका उपयोग विभिन्न कार्यों में किया जाता है। अब चलिए थोड़ा हम लोग मनुष्य के बारे में चर्चा करें। आप लोग जानते हुएगा कि मनुष्य के शरीर की बनावट बहुत जटिल होती है और इसमें भोजन के पाचन के लिए विशेष अंग और अंगों का समूह पाया जाता है, जिसे हम पाचन तंत्र के नाम से जानते हैं। और ये पाचन तंत्र हमारे शरीर में भोजन ग्रहण करने में और उसके पाचन में सहायता प्रदान करती है। अब इस पाचन तंत्र के तहत विभिन्न अंग होते हैं, जैसे कि आप लोग जानते होइएगा मुंह होता है, मुंह है, आमाशय है, उसके बाद छोटी आंत, बड़ी आंत, पक्वास है और प्रक्वास है एवं अन्य ग्रंथियां होती है जैसे पित्ताशय हुआ। ये इन सभी अंगों को पाचन तंत्र के अंतर्गत रखा गया है। हालांकि भोजन पाचन की प्रक्रिया के संदर्भ में बराबर पूछा जाता है, मनुष्य के शरीर में भोजन के पाचन की प्रक्रिया का संक्षेप में वर्णन करें तो इसको थोड़ा संक्षेप में आप लोग याद रखने का प्रयास कीजिएगा। जैसे कि सबसे पहले हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं तो बाहरी पदार्थ जिसे जो पचने योग्य होता है उसे हम लोग ग्रहण करते हैं, उसे भोजन का अंतः ग्रहण कहते हैं। मुंह के माध्यम से भोजन का अंतः ग्रहण होता है। मुंह में हम किसी वस्तु को लेकर उसे चबाते हैं। चबाने के क्रम में क्या होता है, लार ग्रंथि से टाइलिन नाम का लार निष्कासित होता है और यह लार हमारे भोजन में जो स्टार्च होता है उसको माल्टोज में परिवर्तित कर देता है, जिसके कारण रोटी को अगर ज्यादा देर तक चबाइएगा या ये चावल हो या चूरा हो, बिना चीनी की सहायता से ही अगर उसको अकेले चबाया जाए तो चबाने के क्रम में ये टाइलिन लार के कारण जो है वह मीठा हो जाता है और रोटी मीठी लगने लगेगी। उसके बाद भोजन क्या होता है, ये लचीला हो जाता है। लचीला हो जाने के बाद यह फूड पाइप की सहायता से एक आहार नाल होती है और इससे होते हुए यह आमाशय में पहुंच जाता है। अब लोग जानते हुएगा कि आमाशय का आकार जो है वो नारंगी की तरह का होता है और एक ब्लडर की तरह होता है। जैसे ब्लडर में अगर हवा भर दिया जाए तो फैल जाएगी और अगर हवा निकाल लिया जाए तो सिकुड़ जाएगा। वैसे ही जब हम लोग भोजन करते हैं तो भोजन करने के क्रम में वह आमाशय जो है वो फैल जाता है और फिर भोजन उसमें से जब छोटी आंत में चली जाती है तब जाकर के भोजन जो है वह सिकुड़ जाता है, माने आमाशय से सिकुड़ जाता है। तो जब भोजन आमाशय में पहुंचता है वहां लगभग 3-4 घंटा भोजन रहता है, इतनी देर लोगों को भूख नहीं लगता है। और जब वहां से भोजन छोटी आंत में चली जाएगी तो फिर भूख लग जाता है। यही कारण है कि 4 घंटों के बाद कुछ खाना अनिवार्य माना गया है।
अब देखिए जब आमाशय में भोजन पहुंचता है तो वहाँ जठर ग्रंथियों से ये जठर रस और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निष्कासित होता है। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है, भोजन को ये अम्लीय माध्यम प्रदान करता है और उसके साथ जो ये कुछ सूक्ष्म जीवाणु होते हैं जो जाने अनजाने में भोजन की सहायता से शरीर के अंदर में प्रवेश कर जाता है, उसको वो नष्ट कर देता है, जिसके हानिकारक प्रभावों से लोगों को बचाने का कार्य करता है। और इसके साथ साथ इसमें ये पेप्सिन नाम का एंजाइम पाया जाता है जो प्रोटीन के पाचन में सहायता प्रदान करती है। तो छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं उसके वो जो दूध पीता है उसमें प्रोटीन की मात्रा होती है और उसको वही वो पचा देता है, तो आमाशय में ही उसके भोजन का पूर्णतः पाचन हो जाता है। उसके बाद भोजन पक्वाशय में जाता है जहां अग्नाशयी रस और पित्ताशयी रस उसमें मिल जाता है। इसमें 3 प्रकार के एंजाइम होते हैं। इस एंजाइम का नाम होता है एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज। एमाइलेज जो है वह वसा के पाचन में सहायता करता है। यह वसा को माल्टोज या माल्टोज में परिवर्तित कर देता है एवं ये पायसीकृत जो भोजन होते हैं उसको अमीनो अम्ल, एमिनो अम्ल और वसीय अम्ल के रूप में परिवर्तित करने का कार्य करती है। उसके बाद भोजन पहुंच जाता है आपको छोटी आंत में। छोटी आंत में जो ही भोजन पहुंचता है तो वहां पर आंत रस निकलता है जिसमें विभिन्न प्रकार के एंजाइम होते हैं जैसे माल्टेज, सुक्रोज, लैक्टेज, ये सब एंजाइम होते हैं। यह पेप्टिन के पाचन में सहायता करता है, माल्टोज को परिवर्तित करता है, सुक्रोज सुक्रोज को परिवर्तित करता है और लैक्टोज को भी ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। तो इस प्रकार से छोटी आंत में भोजन के पाचन की क्रिया संपादित होती है। इसमें बसीय पदार्थों का भी पाचन हो जाता है और प्रोटीन का पाचन तो सबसे पहले होता है और कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन देर से वसा का ही पाचन होता है। यही कारण है कि अगर तेल मसाला लोग ज्यादा खा लेते हैं तो जल्द नहीं पचता है, उसे पचने में टाइम लगती है और छोटी आंत में जाकर पाचन की पूर्ण क्रिया संपादित हो जाती है। और छोटी आंत के जो नीचे वाले छोर होते हैं उसमें बिलाइका जैसी संरचना होती है, माने उंगली की तरह उभरी हुई संरचना होती है। इस संरचना के कारण उसके द्वारा हमारे भोजन का जो पाचन होता है, पाचन का मतलब हो गया कि भोजन में पाए जाने वाले जो विभिन्न एलिमेंट्स होते हैं। आप लोग जानते हुएगा कि भोजन का प्रमुख एलिमेंट यानी अवयव जो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण है। वह विभिन्न एलिमेंट में जो अपघटित होता है माने टूटता है, इस टूटने की प्रक्रिया को ही हम भोजन का पाचन कहते हैं। तो ये भोजन जो है वह पचता है यानी अपघटित होता है और उसका जो विभिन्न एलिमेंट्स हैं, अवयव हैं, वह छोटी आंत के शीर्ष वाले भाग जो नीचे वाले भाग होते हैं उसके द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और उसे ब्लड में भेज दिया जाता है जहां पर उसके ऑक्सीकरण की क्रिया संपादित होती है जिसके फलस्वरूप एनर्जी का निर्माण होता है और जो अवशिष्ट पदार्थ होता है उसे फिर बड़ी आंत में भेज दिया जाता है जहां भोजन का पूर्ण रूप से अवशोषण होती है और ठोस जो अवशिष्ट पदार्थ होता है उसे मलमार्ग में भेज दिया जाता है और जो अवशिष्ट द्रव पदार्थ होते हैं उसे मूत्राशय में भेज दिया जाता है जो शरीर से द्रव के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस प्रकार से भोजन के पूर्ण पाचन की प्रक्रिया संपादित होने में लगभग 24 घंटे का समय लगता है, लेकिन भूख जो है वो मात्र 4 घंटा के बाद ही लगेगा, क्योंकि इसका कारण यह है कि 4 घंटे तक भोजन आमाशय में रहती है और जब तक आमाशय में रहेगा तब तक भूख नहीं लगेगा और आमाशय से आगे जब भोजन छोटी आंत या बड़ी आंत में पहुंचती है तो उस समय में लोगों को भूख या क्षुधा की अनुभूति होती है। तो इस प्रकार से ये भोजन के पाचन जो होते हैं इस प्रक्रिया को आप लोगों को जानना अति आवश्यक है और ये प्रक्रिया जो है एक जटिल प्रक्रिया के रूप में होती है। इसमें कभी कभी ऐसा पूछा पूछा जाता है कि पाचन एंजाइम का क्या काम होता है, जैसे कि आप लोगों को अभी बताया टाइलिन होता है और अन्य एंजाइम का नाम बताया। ये सब एंजाइम क्या करता है, तो भोजन में जो अवयवी तत्व होते हैं उसको सरल तत्वों के रूप में अपघटित कराने का कार्य करता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आप देखिए कार्बोहाइड्रेट्स, हम लोग रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, तो इसमें कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है।
कार्बोहाइड्रेट्स मतलब हुआ इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणु उपस्थित होते हैं। इसे एंजाइम क्या करता है, कार्बन को अलग कर देता है, ऑक्सीजन को अलग कर देता है और हाइड्रोजन को भी अलग कर देता है। अब ये विभिन्न अवयवी पदार्थों में विघटित या सरल अणुओं में जो विघटित करने की क्रिया होती है उसे संपादन में एंजाइम सहायता प्रदान करती है। ऐसे ही कभी एक स्वतंत्र क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है कि आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका होती है। आप लोगों को बताया है कि आमाशय में क्या होता है, तो एक अम्ल यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो निष्कासित होती है। इसकी सांद्रता कम होती है, यह हमारे भोजन में मिल जाते हैं और जो भोजन के साथ आए हुए जो हानिकारक सूक्ष्म जीवाणु है उसको वह नष्ट कर देता है और भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करता है, ताकि वो भोजन का अपघटन जो है वो आसानी से हो जाती है या पाचन की क्रिया आसानी से हो जाती है। अगर हम लोग समय पर या जो व्यक्ति समय पर खाना नहीं खाता है उस व्यक्ति के शरीर में यह अम्ल जो है वो निष्कासित होकर के फिर आमाशय तक आने के कारण उसे वोमिटिंग होती है या गैस्ट्रिक होता है या अन्य प्रकार की बीमारी होने की संभावना रहती है। यही कारण है कि समय पर या टाइम पर भोजन करना आवश्यक है। ऐसा करते रहने से उस अम्ल का उपयोग हो जाता है और उसका प्रभाव जो है वह आमाशय की दीवार पर नहीं पड़ता है। अधिक मात्रा में अम्ल स्रावित होने पर जब लोग ज्यादा फास्टिंग में रहते हैं तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है, वह अम्ल आमाशय की दीवार को क्षतिग्रस्त कर देता है, जिसके कारण ये कैंसर का बीमारी हो जाता है। पेट में भयंकर दर्द की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और उस स्थिति में प्रति अम्लता का टैबलेट दिया जाता है, यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का टैबलेट उसे दिया जाता है, ताकि वो अम्ल के प्रभाव को नष्ट करने में सहायता प्रदान करती है और उसका दुष्प्रभाव जो है व्यक्ति के शरीर पर नहीं पड़ता है। तो इस प्रकार से ये अम्ल हमारे भोजन के पाचन में सहायक होते हैं। तो इस प्रकार हम आशा करते हैं कि आप पोषण के संबंध में जान लिए होइएगा। इससे अगले जो जैव प्रक्रिया है उसके संदर्भ में फिर हम अगला वीडियो आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।